जय हिंद टू ऑल माई रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ IBTS। मैं करुण आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है और मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली भी मैं आपको पढ़ाऊं और जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएं, जिससे कि हमारा क्या है कि एक स्मार्ट वे में हमारा टॉपिक कवर हो जाए, राइट। क्योंकि कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं आपके एग्ज़ाम में ऑप्शंस आते हैं, तो अगर आपको राइट आंसर नहीं भी आता है फिर भी आपके अगर कॉन्सेप्ट सही होते हैं तो आप जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट कर करके राइट आंसर में आ सकते हैं, पहली बात। दूसरा ये है कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उनके पूरे चांसेस होते हैं कि वो दोबारा आ जाते हैं, राइट, बिकॉज उनकी ऑथेंटिसिटी ऑलरेडी प्रूव्ड है, राइट। तो इसीलिए हमने ये एक मेथड अपनाया, राइट। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जैसे कि हम कहते हैं जो हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी कि जो मौलिक अधिकार है वो हमने अमेरिका से लिया है, राइट। जैसे कि हमारा इमरजेंसी के जो प्रावधान है, जो 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 प्रोसीजर है वो हमने जर्मनी से लिया है, राइट। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, कि जैसे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया, तो वहाँ पर आप कहाँ टिक करके आएंगे, USA में, राइट। तो आइए आज हम देखेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, राइट। तो माफ़ कीजिएगा, शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि एक मैकियावेली है, ये एक वेस्टर्न फिलोसोफर हैं जो एक बात करते हैं, कहते हैं कि इट इज़ बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ़ यू कैनॉट बी बोथ। अब देखिए कितनी गहरी बात कहते हैं। ये कहते हैं कि अगर आपके पास दोनों में से एक ही विकल्प आपको चुनना है, दोनों में से एक ही विकल्प, अब वो दो विकल्प क्या हैं आपके, या तो आपको कोई प्यार करे या प्यार या डर, तो उनमें से अगर एक को आपने चुनना है तो वो होना चाहिए डर। क्यों? क्योंकि प्यार जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं बिगाड़ता है, पर जो डर होता है वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा एक 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 एक्टिव मोड में रखता है, जागरूक रखता है, ठीक है। और जब आप जागरूक रहते हैं तभी आप अपने भविष्य के लिए वफादार रहते हैं और औरों के लिए भी, समाज के अन्य लोगों के लिए भी, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, कौन से देश से लिया है। तो देखिए आपको ये स्लाइड दिख रही होगी, यहाँ पर ये जो चिन्ह है जैसे इसमें आंसर दिया हुआ है, रशिया से लिया गया है। अब इसको मैं अगर ज़्यादा एलेबरेट करूं तो एक सेकेंड, तो यहाँ पर दिखेगा आपको, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है, जो विकल्प दिया गया है वो रूस है, राइट। एक सेकेंड गाइस, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। ओके, चलिए अब ये काम करने लग गया है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये जो साइन आपको दिख रहा है आपके सामने, ये आपने देखना है। तो ये जो साइन है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक वो जो जिसे हम दराती कहते हैं, ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से देखा जाता है, जिससे हम जो फसल होती है उसको काटते हैं। और ये हो गया आपका हैमर, एक तरह का हैमर, जैसे कि जब माइनिंग करते हैं तो ये हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जो लोग समाजवादी विचारधारा के लोग थे, यानी कि जो समाजवादी थे, वो इस चिन्ह का इस्तेमाल करते थे। और इंग्लिश में हम कहते हैं जो सोशलिस्ट हैं उसके लिए चिन्ह होता था, ये उनका एक एम्बलम होता था, किसके लिए, सोशलिस्ट के लिए। और जो पहला जो देश जिसने सोशलिस्ट को अपनाया वो बना USSR, राइट, हम सभी जानते हैं। तो इसका एग्जैक्टली जो आंसर होना चाहिए USSR होना चाहिए, बट आप जानते ही हैं USSR जो है आगे चल के टूटा 1991 में, जिसमें से कि जो मेजर उसका जो पार्ट था, जो USSR में जिसका एक कहेंगे महत्व था, प्राथमिकता थी जिसकी, वो था आपका रशिया। इसलिए अगर आपके पास USSR विकल्प में नहीं होगा तो आप कहाँ टिक करके आएंगे, रूस, ठीक है। तो याद रखिएगा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, जो कि जो हमारा मूल संविधान था। अब मूल संविधान से मेरा मतलब है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, मूल संविधान वो वाला संविधान होता था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो वहाँ पर हम देखेंगे, वहाँ पर हमारा जो ये फंडामेंटल ड्यूटी है वो नहीं था, इसको जोड़ा गया था 42वें संशोधन से, जो 1976 में किया गया था, 42वें संशोधन से, ठीक है, इससे जोड़ा गया था 1976 से। तो तब हमारे एक नया भाग, यानी कि भाग 4A को जोड़ा गया था, भाग 4 को, राइट, ये बात आपने याद रखनी है, जिसमें हमारे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आई रिपीट, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, राइट, ये बात आपने याद रखनी है। और ये भी याद रखना, वर्तमान में हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 है। तो यानी कि जो 11वां है, जो 11th है, ये कब जुड़ा है, ये आपका जुड़ा है 86 अमेंडमेंट से, 86 अमेंडमेंट से जुड़ा है, जो कब हुआ था, 2002 में, 2002 में। और इसी 86 अमेंडमेंट ने जो हमारा शिक्षा का अधिकार है उसको भी एक मौलिक अधिकार बनाया है, ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ने से पहले देखिए, हमेशा मैंने कहा है कि जो एक कॉमर्स होता है वो एक इंसेपरेबल पार्ट होता है आपकी ज़िंदगी का, तो यहाँ पर थोड़ा प्रचार हमें करना पड़ता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा जो IBTS का जो बैच चलते हैं वो हाइब्रिड क्लासेस होती हैं। हाइब्रिड से मतलब है ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये साइमल्टेनियसली चलता है, राइट। यानी कि जो क्लासेस पढ़ाई जाती हैं ऑफलाइन उसको रिकॉर्ड किया जाता है, राइट, और उसको आप लाइव भी देख सकते हैं हमारी ऐप के माध्यम से, और अगर आपसे क्लास छूटती है तो आप उसको रिकॉर्डेड वर्जन में भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास ना छूटे, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। और इसमें जो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो कोर्स का नाम है वो संकल्प है, यानी कि संकल्प आप समझते ही हैं, जब तक हम संकल्प नहीं लेंगे, दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि सिलेक्शन तभी होता है जब आप संकल्प लेते हैं, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसीज की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो इसका जो आंसर है वो है आपका आयरलैंड, यानी कि आयरलैंड से हमने लिया है हमारा जो भाग 4 है। याद रखिएगा संविधान का जो भाग 4 है, ठीक है, भाग 4 है वो है आपका DPSP, जिसे हम कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। और ये हमने भाग 4 कहाँ से लिया है, ये लिया आयरलैंड से, ये बात आपने याद रखनी है। हालांकि आयरलैंड ने भी ये स्पेन से लिया था, बट क्वेश्चन है कि भारत ने किससे लिया है, तो भारत ने लिया है आयरलैंड से, ठीक है। और DPSP ध्यान दीजिएगा, जो भाग 4 है आपका, जो DPSP है वो हमारे देश को या हमारे समाज को अधिकार देता है। वो कौन से अधिकार देता है, अगर आप राजनीतिक अधिकार हटा दें, हम राजनीतिक अधिकार यानी कि पॉलिटिकल राइट्स की बात नहीं करेंगे, तो आपके जो इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, आपके जो सोशल राइट्स होते हैं, जो आपकी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, आपके जो इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, राइट। जैसा मनरेगा जो स्कीम है वो आप जो देखते हैं, जिसमें 100 दिनों के लिए, साल में 100 दिनों के लिए आपको कम से कम रोजगार दिया जाता है सरकार द्वारा। तो इस तरह से जो एक आर्थिक हालात खराब हो जाते हैं गरीबी के कारण, उन लोगों को कहीं ना कहीं आर्थिक मदद मिलती है मनरेगा के द्वारा। वैसे ही आपके काफ़ी, जैसे अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे अधिकार दिखेंगे जहाँ पर आपको दिखेगा कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो 25 से 28 तो मौलिक अधिकारों में आता है, बिल्कुल आता है, राइट। परंतु अगर मैं एक समझाने के लिए मैं आपको ये कल्चरल राइट बता रहा हूँ, राइट, कि कल्चरल राइट जब आप DPSP भी पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि इस तरह के जो अधिकार हैं, जो कल्चरल राइट हैं, वो आपको दिए जाते हैं, राइट, जिससे कि समाज हमारा एक सभ्य समाज बने। क्योंकि आप सभी जानते हैं समाज में संस्कृति का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अगर संस्कृति नहीं होगी तो समाज जो है वो सभ्य समाज नहीं बनेगा। और बात है कि सर राजनीतिक अधिकार हमें कहाँ से दिए जाते हैं, वो है आपका भाग 3। भाग 3 में आप देखेंगे जितना भी ज़्यादातर हमें दिखता है कि भाग 3 जो मौलिक अधिकारों की बात करता है, वहाँ से हमें मिलते हैं राजनीतिक अधिकार। तो आपसे कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि राजनीतिक अधिकार कहाँ हैं, तो आप लिखेंगे ये हैं आपके ज़्यादातर मौलिक अधिकारों में भाग 3। और आपके जो आर्थिक और सामाजिक अधिकार हैं, सांस्कृतिक अधिकार हैं, उसका जिक्र हमें कहाँ मिलता है, वो मिलता है ज़्यादातर भाग 4, जो कि है DPSP राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है, ये लिया गया है फ्रांस से, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं 1789 से शुरू हुआ था, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो लगभग 11 सालों के लिए चला, यानी कि 99 तक। अब आप कहेंगे सर ये तो 10 साल हुए, नहीं, हम 89 को भी गिनेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने बोला 11 साल। तो 1779 से लेके 1799 तक जो चलता है आंदोलन फ्रांस में, उसे हम कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे टीपू सुल्तान है, जैसे आप जानते हैं टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो 1799 में हुई थी, 1799। तो टीपू सुल्तान भी इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफ़ी प्रभावित हुए थे, क्योंकि हमने देखा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हम पढ़ते हैं वहाँ से हमें पता चलता है कि एक तरह से जो तानाशाही होती, जो राजशाही होती, जिसे इंग्लिश में मोनार्किज्म कहते हैं, मोनार्किज्म का अंत होता है और वहाँ से एक लोकतंत्र निकलता है, राइट। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वहाँ से हमें कुछ छूट की बात समझ में आती है, यानी कि लिबर्टी की बात समझ में आती है, समानता की बात समझ में आती है। क्यों? क्योंकि जो राजशाही है, जो मोनार्किज्म है, उसको खत्म किया जाता है और एक तरह का लोकतंत्र का उदय किया जाता है, राइट। फिर हम जानते हैं आगे की स्टोरी, नेपोलियन बोनापार्ट, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है
उससे हमें एक तरह का लोकतंत्र मिला है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपको दिखेगा जैसे कि यहाँ पर एक देखिए, जब भी हम उद्देशिका यानी कि ये हमारा प्रियम्बल है, रियल प्रियम्बल है, बिल्कुल उसी की कॉपी रखी है आपके सामने। यहाँ पर जो भी ये जो भाग है इसका, ये हमारे उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल का ये एक नेचर है, ठीक है। जैसे हम सबका नेचर होता है, कोई गुस्से वाला होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है, वो नेचर होता है, ये नेचर है। और यहाँ से यहाँ तक आपको दिखता है, क्या दिखता है, ये एक ऑब्जेक्टिव है यानी कि उद्देश्य। जैसे हम सबका उद्देश्य है, जो भी मेरे लेक्चर देख रहा है तो हम सबका उद्देश्य है कि हम सिलेक्शन के द्वारा अपनी जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी और अपने समाज की जो जिम्मेदारी है उसको निभा सके। राइट। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, जो ये उद्देश्य वाली बात है, ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला जो ऑब्जेक्टिव की बात करता है, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट पूरा यहीं पर से आप देखिए। यहाँ पर अगर मैं जस्टिस की बात करूं, जैसे हमारे वहाँ जो न्याय प्रणाली है वो कैसी होगी, सोशल यानी कि सामाजिक होगी, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक होगी, और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक होगी। तो ये जो सिद्धांत हमने लिया है, ये जो जस्टिस का सिद्धांत लिया है, ये हमने लिया है रशिया रेवोल्यूशन से। रशिया रेवोल्यूशन, ये बात याद रखिएगा। परंतु ये जो लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट है और इक्वेलिटी वाला कॉन्सेप्ट और जो फ्रेटर्निटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमने लिया है आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन से, यानी कि फ्रांस से। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी पूछा है, इक्वेलिटी पूछा है, फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पर आप कहाँ टिक करके आएंगे, फ्रांस में। रूस में यानी कि रशिया में टिक करके नहीं आएंगे। अगर आपसे न्याय पूछा होगा तब आप कहाँ टिक करके आएंगे, रशिया में, रूस में, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए ये बात आपने याद रखनी है कि जो जुडिशियल रिव्यू होता है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई कानून बनाया जाता है, चाहे वो संसद बनाती है, चाहे वो राज्य की विधानसभाएं बनाती है। अब हो ऐसा भी तो हो सकता है वो कानून कहीं ना कहीं अनैतिक हो, क्योंकि कानून बनने की जो प्रक्रिया है वो तो ऐसी है कि जो बहुमत से पारित हो जाएगा, जो विधेयक यानी कि जो बिल मेजोरिटी से पास होगा वो एक्ट बन जाएगा। अगर उसमें राष्ट्रपति अगर केंद्र की बात है और राज्यपाल अगर राज्य की बात है तो एक्ट बन जाएगा। अब हो सकता है वो जो कानून बनाया गया है वो कहीं ना कहीं अनैतिक हो, तो उसको कौन चेक करता है, उसको चेक करता है हमारी न्यायपालिका, ठीक है। और इसको जो जुडिशियल रिव्यू वाली बात जो ये हमें दिखता है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, ये हमें कहाँ से दिखाई देता है, ये हमें दिखाई देता है आपके यूएसए से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बता रखा है कि जुडिशियल रिव्यू को संविधान में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखा गया है, अप्रत्यक्ष रूप से लिखा गया है। नॉट मेंशन डायरेक्टली, मेंशन इनडायरेक्टली इन आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 पे। अनुच्छेद 13 पे बात की गई है कि कौन सा कानून सही होगा, कौन सा कानून सही नहीं होगा। तो ऑब्वियसली उसे चेक कौन करता है, वो चेक करती है न्यायपालिका, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। माफ कीजिएगा। अब आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। फ्रॉम विच कंट्री हैज द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका साउथ अफ्रीका, राइट। अब आप जानते ही हैं, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 368 की, ये आपको दिख रहा होगा आर्टिकल 368, जिसमें प्रावधान दे रखा है कि जो हमारी संसद है, केवल संसद, ओनली पार्लियामेंट। देखिए केवल संसद लगाकर मैंने क्या समझाने का प्रयास किया है, या संविधान ने क्या प्रयास किया है कि जो संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो केवल किसके पास है, संसद के पास है। राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके पास कोई भी शक्ति नहीं है कि वो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। और आर्टिकल 368 में हमारा संशोधन है, जिसमें जो प्रक्रिया है, जैसे एक बहुमत के द्वारा होता है, एक विशेष बहुमत के द्वारा होता है, और कुछ होता है विशेष बहुमत प्लस कम से कम 50% राज्यों की हामी चाहिए होती है, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं, कुछ संशोधन हमारे सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, कुछ स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं, और कुछ जिसमें हमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ क्या चाहिए, 50% जो स्टेट्स हैं हमारे, कम से कम उसका रेक्टिफिकेशन चाहिए। रेक्टिफिकेशन मतलब जो राज्य हैं अपनी जो विधानसभाएं हैं वहाँ से वो स्वीकृति दिलाएंगी, तभी ये संशोधन होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। और ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, ये ली हमने साउथ अफ्रीका से। ये बात आपने याद रखनी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन किस देश के संविधान से लिया है। यानी कि जो इमरजेंसी का जो हमारा प्रोसीजर है, प्रोविजन है, जो नियम है, वो हमने कहाँ से लिया है। तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे ये पिक्चर देखते ही कि ये हैं आपके हिटलर साहब, और ये मीटिंग हो रही है सुभाष चंद्र बोस के साथ इनकी, ठीक है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस गए थे जर्मनी मदद मांगने
इस तरह से। हालांकि जर्मनी ने अंत में मना कर दिया था, राइट। फिलहाल ये याद रखेंगे कि यहाँ पर जो हमने जो प्रोसीजर लिया है आपातकाल का यानी कि इमरजेंसी का, वो लिया है हमने जर्मनी से, राइट। और ये भी याद रखना है जो आर्टिकल 352 है वो बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, आई रिपीट नेशनल इमरजेंसी की, जो हम आगे पढ़ेंगे। 356 बात करता है प्रेसिडेंट रूल की, राष्ट्रपति शासन की, ये हम आगे पढ़ेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जैसे कि ज़्यादातर हम ये 356 यानी कि स्टेट इमरजेंसी कह देते हैं इसे, ठीक है। जनरली आप कह सकते हैं, नॉर्मली हम कह सकते हैं, परंतु ये याद रखना है कि संवैधानिक तौर पर अनुच्छेद 356 पे कहीं पर भी इमरजेंसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और वैसे ही एक और होता है हमारा, डेट इज आर्टिकल 360, ये है हमारा वित्तीय इमरजेंसी यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये है नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये बात आपको पता होना चाहिए। और जो प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है जर्मनी से, ये बात आपने याद रखनी। आइए आगे देखते हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम जो है भारत का, किस देश के संविधान से प्रेरित है। इंडिया फेडरल सिस्टम विद द पावरफुल सेंटर इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। अब ये है, ये फ्लैग देखिए आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ कनाडा की। जैसे कि आप जानते हैं हमारे वहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल मतलब देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर। राज्य सरकारें जो होती है या जो राज्य है वो अपने उसका जो पैरामीटर है, उसकी जो परिधि है उसमें काम करता है, और केंद्र अपने स्तर पे काम करता है। जैसे कि अनुसूची 7 में दिया गया है। जैसे अगर ज़मीन की बात हो तो ज़मीन में जो कानून बनाता है वो आपका राज्य है। वैसे ही अगर मैं डिफेंस की बात करूँ तो वहाँ पर कानून बनाता है सेंटर, राइट। और वैसे ही मैं शिक्षा की बात करूँ तो शिक्षा में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाता है। तो इस तरह से संवैधानिक तौर पर ये साफ तौर पे बताया गया है कि कौन अपने स्तर पे कानून बनाएगा, राइट। जिससे कि जो दो अलग अलग सरकारें जो काम कर रही हैं वो आपस में लड़े ना, किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना हो, राइट। ये बात इसमें बताई गई है। परंतु ये भी हमें दिखता है कि अगर बात की जाए, एक तरफ कभी कभी केंद्र हो जाए और एक तरफ राज्य हो जाए, ऐसी कोई स्थिति आ जाती है तो वहाँ पर हमें दिखता है केंद्र का ही वर्चस्व है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है, किसका वर्चस्व है, केंद्र का। तो ये जो प्रावधान है हमें कहाँ से दिखता है, ये हमें दिखता है कनाडा से। कनाडा से हमने ये प्रावधान लिया है कि फेडरल स्ट्रक्चर तो है हमारा, संघीय ढांचा तो है हमारा, परंतु जो असल में जो शक्ति है वो किसके पास है, केंद्र के पास। तो ये बात आपने याद रखनी है, राइट। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया हमने, ये लिया हमने कनाडा से। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची, कॉन्फरेंट लिस्ट, जैसे कि मैंने बताया था अनुसूची 7 में, कॉन्फरेंट लिस्ट मतलब संवर्ती सूची जहां पर राज्य और केंद्र मिलकर कानून बनाते हैं। इसका एक विषय भी मैंने बताया था, जैसे आप एडुकेशन कह सकते हैं, शिक्षा में जो कानून बनाए जाते हैं वो राज्य और केंद्र के द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि ये एक संवर्ती सूची का विषय है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। ये किस देश से लिया गया है, ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि कॉन्फरेंट लिस्ट का जो सिद्धांत है हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया। ये बात आपने याद रखनी है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, जापान के संविधान से, ठीक है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जैसे एक होता है ना प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि एक प्रोसेस है कानून को बनाने का, ठीक है। जैसे एक सदन से पास होगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर वहाँ से भी पास होगा, फिर वहाँ पर अगर केंद्र की बात है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद ही ये जो विधेयक है, ये जो बिल है वो एक एक्ट में कन्वर्ट होगा, अधिनियम में कन्वर्ट होगा। ये एक प्रोसेस है, राइट। तो इस प्रोसेस को मूलतः हमने कहाँ से लिया है, जापान के संविधान से। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये बात आपने याद रखनी है, राइट। आगे देखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर ये व्लादिमीर पुतिन दिख रहे हैं। आजकल आपको पता ही है जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच, राइट। तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना और उद्देशिका में कुछ फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर जनरली लोग इसको प्रस्तावना कह देते हैं। देखिए प्रस्तावना ये था जब जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने जो प्रस्तावना रखा था, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था, असल में उसको कहा जाता था प्रस्तावना। प्रस्तावना आगे चलकर
क्या बनती है, उद्देशिका, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल के क्या बनता है, प्रेम्बल। तो आज के हिसाब से देखा जाए कि जो प्रेम्बल है उसको हिंदी में हम कहते हैं उद्देशिका, ये बात आपने याद रखनी है। परंतु जनरली इसको उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहा जाता है जनरली, पर स्पेसिफिकली मैंने आपको ये बात बता दी है, ये बात आपने याद रखनी है। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, अभी मैंने बताया था जस्टिस की बात होगी, जो मैंने बताया था आपको उद्देश्य की बात, जहाँ पर लिबर्टी हमें दिखता है, फ्रेटर्निटी हमें दिखता है, ठीक है। और वैसे ही मैंने बताया था ये सब कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। वहीं पर न्याय की जब बात होगी, जस्टिस की जब बात होगी, जिसे हमने सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डिफाइन किया है, ये हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन से। तो कहाँ से लिया है हमने ये न्याय वाला, रूस से। ये बात आपने याद रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, ब्रिटेन, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, ब्रिटेन, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होता है, जैसे कि जो भी हमारे सांसद होते हैं, आपको पता है उनको एक विशेष अधिकार होते हैं, जैसे कि वो ओपनली आलोचना कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्या होते हैं, उनको जो विशेष अधिकार मिले होते हैं, वो हमने कहाँ से लिए हैं, वो हमने लिए हैं ब्रिटेन से। देखिए आप ये समझ लीजिए कि जो आलोचना होती है, अगर वो तर्कपूर्ण है, क्या कहा मैंने, जो आलोचना है यानी कि जो क्रिटिसिज्म है, अगर वो तर्कपूर्ण है यानी कि उसके पीछे लॉजिक है, तो लोकतंत्र में हमेशा इसका स्वागत किया जाता है। लोकतंत्र में हमेशा इसका स्वागत किया जाता है। इसीलिए आप देखते हैं लोकतंत्र में हमेशा एक विपक्ष की सीट होती है, एक विपक्ष की सीट होती है। हालांकि विपक्ष की सीट आने में भी आपका कम से कम कुछ प्रतिशत जो होता है, जो तय किया जाता है, उतनी सीट आनी चाहिए। अगर कोई पार्टी नहीं ला पाती है तो इसीलिए विपक्ष की जो सीट है वो कहीं ना कहीं एक खाली रहती है, ठीक है। इसीलिए वर्तमान में हमें क्या दिखता है, विपक्ष की सीट में हमें अभी कोई भी राजनीतिक दल हमें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि कोई भी जो अन्य राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो विपक्ष में जितनी सीटें चाहिए कम से कम उतनी सीट भी नहीं लाए हैं। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में हमेशा जो आपका क्रिटिसिज्म होता है, जो आलोचनाएं होती हैं, उसका हमेशा स्वागत किया जाता है, पर शर्त क्या है, वो तर्कपूर्ण होनी चाहिए, लॉजिक बेस्ड होनी चाहिए, राइट। तो ये हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है। तो आप जानते ही हैं ये है यूएसए का झंडा। तो हमने जो हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार जो लिए हैं हमने, वो हमने लिए हैं अमेरिका से, यूएसए से, ठीक है। और यूएसए में इसको कहते हैं बिल्स ऑफ राइट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिल्स ऑफ राइट्स जो है वो भारत में आके क्या बना है, तो उसको आपने कहना है फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात आपने याद रखनी है, राइट। तो देखिए मुझे उम्मीद है ये जो भी मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से ही आपने ये तैयार करना है। जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको ये पिक्चर में आना है, राइट, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इस तरह से आपको अपना सिलेक्शन चाहिए, इस तरह से, राइट। तो आपको इस जगह आना है तो आपने सबसे पहले सोच लेनी है, ठीक है। जब आप सोचेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप होता है सोच, और जब आप सोच लेते हैं तो समझ लीजिए आपने करके ही दम लेना है, राइट, दम में करके ही दम लेना है, राइट। और आगे क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो आईबीटीएस आपको ऑफर किया कर रहा है वो इतना आप देख पा रहे होंगे सारा का सारा। जैसे ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेंगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियोज़ होंगी, ठीक है, जो लाइव सेशंस होते हैं ऑफलाइन में उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। आप उसको लाइव भी देख सकते हैं और उसको रिकॉर्डेड में भी देख सकते हैं, इसलिए आपका कोई भी वीडियो नहीं छूटेगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है, ई बुक्स आपको दी जाती है, ऑनलाइन करंट आपको दिया जाता है, अफेयर्स दी जाती है, डिजिटल मैगजीन दी जाती है। जैसे कि मैंने बोला कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको उसका लिंक मिलेगा, आपने उसमें ज्वाइन कर लेना है। और जो भी हमारा जो आपके एग्ज़ाम आते हैं उससे रिलेटेड जो हमारी टीम काम कर रही है आपके मटेरियल, स्टडी मटेरियल बनाने में, उसको फ्री में वहाँ अपलोड कर दिया जाता है, राइट। और यहाँ पर ऑनलाइन डाउट आपके सॉल्व किए जाते हैं, सेशंस होते हैं, ग्रुप चैट होती है, परफॉर्मेंस होता है, चार्ट होता है, राइट। तो इस तरह से हमारी जो ये टीम है ये काम करती है, राइट। और हर व्यक्ति हमारी टीम में अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, राइट। और यहाँ पर आप देखें रैंक नंबर 1 इंस्टीट्यूट है फॉर हिमाचल प्रदेश, स्पेशली फॉर दी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हिमाचल वालों ने ही ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं होता है। जो जनरल जीके होती है, जो जनरल जीएस होती है, वो तो सभी के लिए कॉमन होती है, ठीक है। बस ये तो ये है कि रैंक 1 हिमाचल ने इसको आज रैंक 1 कंसिडर किया है, कल अदर स्टेट भी इसको कंसिडर करेगा, ये हमें अपने आप पे भरोसा है, राइट। आगे देखते हैं।
अब आगे देखिए, आप आगे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो हम क्रिएट करते हैं, लीडर्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो आप इस लेवल में जब आप जो हिमाचल प्रदेश का जो सिविल सर्विसेज या किसी भी राज्य का सिविल सर्विस निकालते हैं, तो ऑब्वियसली आप एक किसी भी विभाग को लीड करते हैं, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं क्या क्रिएट करते हैं, लीडर्स करते हैं। और डोंट वरी, हमारे पास वनडे के एग्जाम जो एसएससी बैंकिंग है उससे रिलेटेड भी कोर्स है, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट पर आप लॉग इन कर सकते हैं। ये हमारा कॉलिंग नंबर है, आप हमें 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपने ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं, फेसबुक पे भी हम अवेलेबल हैं, ऑब्वियसली यूट्यूब में भी हम अवेलेबल हैं, राइट। काफ़ी ज़्यादा फ्री कंटेंट हम यूट्यूब में आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो आप हमारा जो पोटेंशियल है वो आप यूट्यूब में देख सकते हैं हमारी टीम का, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, और यूट्यूब में जो बेल आइकन होता है, जो हमारे वीडियोस जो यूट्यूब वाले हैं उसको भी आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल पे, हमारे यूट्यूब वाले पे, और कहीं ना कहीं क्या करना है, शेयर भी करना है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करिए, ठीक है। चलिए यहीं से साइन आउट करते हैं। मैं करुण, IBTS के माध्यम से ये सेशन यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।